तो जैसे पहले तो चैप्टर हमारा मूल कॉन्सेप्ट है। तो एनसीईआरटी में नाम क्या है उसका? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हाँ, ये इस बार 40 मार्क्स का ही हो गया है, सब 40 का हमने कर दिए, केमिस्ट्री का भी 40 कर दिए। सर इंग्लिश भी रिवीजन 40 का कराते होगा हैं। क्या? मैम मतलब चली गई बिना बताए। पूछा नहीं है क्या उनसे? पूछ लो। सर उन्होंने बताया नहीं सर, पूछा था उनको, मतलब चली गई, मीटिंग एंड कर दी उन्होंने। अच्छा, तो फिर तो आइडिया नहीं है क्या है। सर आप प्रैक्टिस शीट भेजो ना, मतलब सैंपल पेपर वगैरह। सैंपल पेपर तो कोई ऐसा नहीं बनाया, पिछले साल का भी नहीं है। तो देखो ज्यादातर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का मिक्स ही आएगा। तो सर टेक्स्ट जो बुक कर लिया क्वेश्चंस, थॉरली तो चल जाएगा ना तीनों चैप्टर की? हाँ बिल्कुल, जिसने टेक्स्ट बुक पूरा सॉल्व किया उसका हो जाएगा। पैटर्न तो बता दिया है। एमसीक्यू 10 होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, ये सब मिला के होंगे। टोटल 40 मार्क्स का आएगा। जैसे देखो, फिजिकल एजुकेशन का पूछ लो क्या आएगा। अभी तो मुझे आइडिया नहीं फिजिकल एजुकेशन। टाइप नहीं करना सर होगा ये तुम्हें। सारी चीजें हमें अपलोड करनी पड़ेगी ना, स्कैन करके? हाँ, अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे हमने पढ़ा है, जैसे अगर हम एटॉमिक मास से बात करें, क्योंकि उसके पहले तो है नहीं सिलेबस में, तो एटॉमिक मास क्या होगा? इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। इट्स यूनिट इज एएमयू। इसकी यूनिट क्या होती है? एएमयू। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 6C12, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12 एएमयू। 12 एएमयू, हाँ। तो ये यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है। या फिर क्या लिख सकते हो? 12 into 12 यू। 1.6 into। हाँ, वो भी ओके। लिख सकते हैं, वो ग्राम में हो जाएगा। यूनिफाइड मास, ये क्या हो जाएगा हमारा? यूनिफाइड मास हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेसन 1 है, लेसन 1। ठीक है। सर एनसीईआरटी तो में फिजिक्स का वो है ना सर, एरर काउंटिंग और वो सब, सर उसमें वो केमिस्ट्री में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हाँ, बट वो फिजिक्स में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। फिजिक्स में भी पढ़ा दिया जाता है ना, तो वो केमिस्ट्री में नहीं पूछा जाएगा। फिर केमिस्ट्री में अगर पूछा भी जाता है तो फिजिक्स के थ्रू करना होता है, वो फिजिक्स का पार्ट मानो उसको, एरर वगैरह। सर ये रिवीजन तो है सर अभी फिजिक्स नहीं आएगा ना वो? नहीं नहीं, उसको फिजिक्स में आएगा, अगर आएगा। फिजिक्स वाले सर ने सर डाला, आ क्योंकि रहा है, फिजिक्स में भी फिजिक्स है में तो वो, आ रहा है ना। यूनिट डायमेंशन सब कुछ फिजिक्स में बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, सर ये दूसरी रिवीजन चीज हो क्या है? रहा यस, मोलर मास क्या होता है बोलो? मास ऑफ 1 mole of atoms of any element is called its molar mass. हाँ, तो मास 1 एटम मोल्स का कितना हो जाएगा? वो बताया जाएगा तुम्हें, क्या करना है, कैसे करना है, आने दो, टाइम आने दो एग्जाम का। तो जैसे हमें लिखना है, मोलर मास ऑफ कार्बन 12 कितना होगा? 12 ग्राम। इसको और भी क्या लिख सकते हैं? और इट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम
एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इसकी डेफिनेशन ये भी सही है। अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिख दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, मोलर मास बन जाता है। जैसे हमें लिखा है ऑक्सीजन 16 8O16, तो इसके लिए दो चीजें हम डिफाइन करेंगे, एटॉमिक मास और मोलर मास। एटॉमिक मास कितना होगा बताओ, 16U होगा। एटॉमिक मास कितना होगा बताओ, 16U। मोलर मास कितना होगा, 16 16 ग्राम। ग्राम पर मोल। हाँ सर पर अच्छा, मोल ये भी होता है लिख ना वो? सकते हो। हाँ तो मोलर लिखा है, इसका मतलब पर मोल ही है, तो साथ में अगर लिखना भी है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो वो मोलर मास हो गया। यहाँ पे U का मतलब है पर एटम है वो, तो वो लिखते नहीं फिर भी चलता है, सिर्फ 16U भी लिख सकते हो। यस रिवीजन है। चिकन का अभी नहीं पता है, अभी देखो क्या होता है। पेपर तो बन गया है, देखो। सर ये डिफाइन वगैरह नहीं आएगा ना, मतलब कि इसको डिफाइन करो इसको डिफाइन करो, ऐसा नहीं आएगा ना पेपर में? आएगा बिल्कुल, मोलर मास की डेफिनेशन यही है, यही डेफिनेशन भी है ये। सर मतलब ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना है क्या, मतलब खुद के मन से भी हम लोग मतलब थोड़ा बस, लेकिन आपको समझ जाए वैसा लिख सकते हैं? डेफिनेशन का एक्चुअली मतलब ये होता है कि बोर्ड्स के लिए लिख रहे हो ना, जैसे जब एग्जाम दोगे कभी, तो जो चेक करेगा तो मार्क्स नहीं देगा अगर जो डेफिनेशन है वो नहीं लिखी। जैसे किसी चीज की डेफिनेशन जो है जो डिफाइन किया गया है उसको वो लिखना पड़ेगा। अगर एक्सप्लेन करने को बोला है, जैसे किसी ने बोला है कि एक्सप्लेन, तो अपने मन से लिख सकते हो। किसी ने बोला है कि एक्सप्रेस समथिंग इन योर वर्ड्स, जो भी लिखा है। अगर किसी ने बोला है डिफाइन दिस, तो जो डेफिनेशन बुक में लिखी वही लिखनी है, ठीक है। और यही बुक, ये बुक की डेफिनेशन है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये सारी एटॉमिक मास की डेफिनेशन यही है, इसमें कुछ और नहीं लिखना है। सिमिलरली अगर लिखना है मॉलिक्यूलर मास, तो इसमें क्या लिखोगे, इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, और जो भी सब्सटेंस है अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो 1 मोल का। ये क्या होता है, इट इज द summation of, it is the summation of atomic masses of all the atoms present in one molecule of an atom, of one molecule of compound. सर और इसमें वो भी मेंशन करना पड़ेगा ना कि एटॉमिसिटी के हिसाब से भी होता है वो? एटॉमिसिटी के हिसाब से तो होगा ही, मॉलिक्यूल का मतलब ही एटॉमिसिटी पता है उसको, है ना, अभी दिखाऊंगा उसको। यूनिट क्या होगी बताओ इसकी, इसकी भी एएमयू और फॉर एग्जांपल ले लो, H2O का पूछा है मॉलिक्यूलर मास, कैसे निकालोगे? Sir, 2 एटॉमिसिटी तो into पता ही 1 होती है H2O। plus 16. हाँ तो लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास 2 into atomic mass of hydrogen plus 1 into atomic mass of oxygen। तो ऐसे लिख लो 2 into 1 plus 16 18 AMU, इस तरीके से। थर्मो मैं करवा रहा हूँ, बट थोड़ा सा रिवीजन इनको करना है, थोड़ा रिवाइज हो रहा है इन लोग का। कुछ लोग को रिवीजन जरूरत है, कुछ लोग को रिवीजन नहीं जरूरत है, तो वो भी अपना थोड़ा वो रिवाइज कर सकते हैं, थर्मो पढ़ सकते हैं इस टाइम बैठ के। रिवीजन अगर करना है तो रिवीजन कर सकते हो। अच्छा दूसरी चीज क्या है, मोलर मास। मॉलिक्यूलर के लिए भी क्या होगा मोलर मास, इट इज द मास ऑफ
1 mole molecules of a compound. It is expressed in ग्राम पर मोल. यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल. फॉर एग्जाम्पल H2O का मोलर मास कितना होगा बोलो? हेलो H2O का मोलर मास होगा सर 2 into 1 ग्राम plus पर मोल. काय चपात्यांचं पीठ हाँ. आणि कांदा कापून झालाय. 18 ग्राम पर मोल. समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब क्या है? एक मोल का जो मास होगा वो कितना होगा? 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा. समझ में आया? सिमिलरली अगर तुमसे ये पूछा गया कि हमारे पास H2O तो पता ही है दिया हुआ है. अगर हमसे पूछ दिया मास ऑफ 4 एटम्स ऑफ H2O कितना होगा, तो कैसे निकालोगे बताओ? सर पहले एक का Question निकालेंगे दे दिए. मल्टीप्लाइड बाय 4. लास्ट स्लाइड. हाँ, तो कितना आएगा? आंसर क्या आएगा? क्योंकि सब्जेक्टिव है. 72 यूनिट के साथ लिखना पड़ेगा ना. AMU. हाँ, तो ऐसे लिखेंगे 72 AMU. सर डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? ऐसा वैसे लिख के करना पड़ेगा, मतलब उससे आप एटॉमिक मास. थोड़ा सा लिखना पड़ेगा. ऐसा नहीं, वो एटॉमिक मास पहले नहीं लिखो, लेकिन ये ऐसे एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि 4 एटम्स का मास है 18 into AMU और लिख दो यहाँ पे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O. 4 मॉलिक्यूल से ये एटम्स नहीं. मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 कितना है बताओ? 18 AMU. ऐसा थोड़ा सा लिखना होता है. ये लाइंस थोड़ी इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली उसने पूछा है, हमें पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या है? सर वेट अपॉन मास अपॉन मोलर मोलर मास. मास. हाँ, वेट अपॉन मोलर मास. ऐसे पूछ दिया उसने, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O in 4 molecules of H2O. और एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O in इसमें जो है मोल्स पूछे हमने ना, यहाँ पे वेट दे सकता है 36 AMU ऑफ H2O. आप बताओ कैसे आंसर करोगे? इस चैप्टर में तो डेरिवेशन नहीं है कोई, सवाल बहुत सारे हैं. सर ये इस फर्स्ट चैप्टर वाले से में प्रॉब्लम्स आएंगी. मोलर मास अपॉन Na हो जाएगा ना, इनटू Na. सॉरी. आंसर कितना आएगा? आंसर बताओ. ऐसे सवाल आते हैं छोटे छोटे. ये 4 लिखा है, 2 नहीं लिखा है ये. सर पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैलकुलेट भी करना पड़ेगा. Na के फॉर्म में नहीं बता सकते. Na के फॉर्म में बताओगे तो मार्क्स मिल सकते हैं. डिपेंड करता है दूसरे बच्चे ने क्या लिखा है, रिलेटिव हो जाएगा मार्क. सर एक But- डाउट था मुझे, ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, उसमें दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP है उसको 1 बार और 0 डिग्री सेल्सियस पे 22.7 दिया है. तो NCERT स्टिक हाँ, करके वही. 22.4 ही लिखे हैं अभी भी. नहीं, उसमें ऐसे लिखना है जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया सब्जेक्टिव में, तो हम लिखेंगे कि न्यू जो STP हम बताएंगे उसको कि हम क्या ले रहे हैं. अगर हम 1 बार ले रहे हैं और
273 केल्विन ले रहे हैं तो वॉल्यूम आएगा 22.7 लीटर, ठीक है। अगर हम ओल्ड ले रहे हैं तो 1 ATM लेंगे, कितना लेंगे, वॉल्यूम आएगा 22.4 लीटर। तो तुम क्या यूज करते हो वो बताना पड़ेगा तुम्हें। तुम बताओगे कि हमने STP लिया है लेकिन ये वाला लिया है, ये लिख देना वहां पे। अगर सिर्फ फैट STP लिखा है तो क्या लेना? अगर एट STP लिखा है तो तुम अपने मन से ले सकते हो, ओल्ड न्यू कोई भी ले सकते हो। तुम अगर न्यू लेते हो तो वहां तुम लिख दो कि मैंने ये यूज किया है, STP मींस मैंने यू यूज किया, ठीक है। ठीक है। क्योंकि उसने तो बताया नहीं, तो तुम अपने हिसाब से सर लिख देंगे तो हाँ? दोनों करेक्ट होगा ना? सर ऊपर वाला तो NTP है ना? नहीं, NTP तो ये होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर। सर हमें लेना कौन सा है? ओल्ड STP लेना है ना हमें? हमें ओल्ड STP लेना है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, IIT में यही लेना है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आएंगे। अगर तुम ये भी ले लोगे तो तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा। सर लेकिन बार और एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा फर्क पड़ता है ना। क्वेश्चन नहीं करते फिर भी मार्क्स काटते नहीं, ये लो चाहिए लो एक ही। STP लिख दो 1 बार 273 केल्विन। अब तुमने अगर ये लिखा है तो तुम्हें वॉल्यूम 22.7 लेना पड़ेगा। अगर तुमने सॉल्यूशन अपना किया, लिख दिया STP, उसने दिया नहीं, तुमने लिख दिया कि 1 ATM और 273 केल्विन तुम ये ले रहे हो, तो वॉल्यूम तुमको 22.4 लेना पड़ेगा, ठीक। जेई के लिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं जेई में बुक्स के अंदर जब सॉल्व करोगे तो पुराने वाले से ही दिया हुआ है सारा, सब में 22.4 लिया जाता है जेई के अंदर। सर लेकिन जो हमारी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक, उसमें काफी फर्क पड़ जाएगा, पहली डेसिमल प्लेस से फर्क पड़ उसमें बहुत फर्क पड़ जाएगा। उसमें क्या होगा, जब इस तरीके क्वेश्चन दिए होंगे ना तो वो वहाँ मेंशन कर देंगे। सर वो- अभी वो स्कूल वहाँ पे- एग्जाम्स में क्या करें सर? वो STP की जगह पे ये ऐसे लिखेंगे, पूरा लिख के देंगे वो, ठीक है। तुम कभी सॉल्व करना तो देखना उसमें ऐसे लिखा रहता है। ठीक है सर। NTP एक्चुअली ये होता है, बट बहुत बार NTP को ये मान लिया जाता है, ये वाला कि 22 NTP बराबर STP मान लेते हैं। एट सम प्लेसेस या इन सम बुक्स NTP बराबर STP मान लिया गया है। बुक्स में नहीं माना गया, इन क्वेश्चंस ऐसा है, मतलब सर हम क्वेश्चन कोई में भी ले लिखा आप हुआ है। मार्क्स दे दोगे ना? हाँ, तो तुमको ये दोनों में से कोई लेना है तो मार्क्स नहीं कट होंगे, ठीक है, अभी के लिए। NTP दूसरा ही होता है। NTP पे जो वॉल्यूम होता है कितना होता है बताओ, सॉल्व करो। सर ज्यादा अंतर नहीं आता ना? NTP को मतलब एक्चुअली सेम लेते हैं हम लोग SATP भी बोलते हैं। नहीं, ज्यादा अंतर होता है अच्छा खासा। NTP और SATP ऑलमोस्ट सेम है। SATP क्या है, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। एम्बिएंट होता है, एम्बिएंट मतलब एटमॉस्फेरिक। और NTP भी क्या होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर को होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये लेते हैं हम लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड अपने इंडिया वाले क्वेश्चंस के अंदर। कुछ फॉरेन के क्वेश्चंस होते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिया जाता है। यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे। तो कितना आ जाएगा, 24 और जो प्रेशर है वो 1 बार ले सकते हो, उसमें कोई कमी नहीं है, उससे फर्क नहीं ज्यादा पड़ेगा। 1 बार या 1 ATM थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट 1 बार लिया जाता है क्योंकि 1 बार न्यू कन्वेंशन है। ATM नहीं यूज करके अब बार यूज करते हैं। आप सॉल्व करो PV = nRT से कितना वॉल्यूम आएगा 1 मोल गैस का, 24 आता है ना? सॉल्व करो। से पहले पढ़ा है। हाँ, तो 24 पॉइंट समथिंग आएगा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। 24.05 ऐसा। पूरा 24 नहीं आता है। नीचे मतलब उसके बाद 054 ऐसा कुछ आता है। 24.7 होता है टेक्स्ट बुक में, 24.7 दिया था। 24.4 आएगा, ठीक है, 46 आएगा
बट तुम 4 तक रखोगे तब भी चलेगा, राउंड ऑफ नहीं करो, 1 डेसिमल तक कैलकुलेट करो तब भी चलेगा। ये 24.46 याद रखो तब भी सही है, इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। तो ये सर एक टेक्स्ट चीज है। बुक में लेकिन 24.7 लिखा था, अभी वो वैल्यूज में बहुत कंफ्यूज हो रहा है। सर हम टेक्स्ट बुक एनटीपी में और लिखा था? एसटीपी को सेम लेके चले क्या, जैसे हम लोग जे में करते हैं? अच्छा सही बोल रही हो तुम, सॉरी 1 बार ले लिया ना मैंने, 1 बार को एटीएम में भी चेंज करना पड़ेगा। अभी रुको समझा देता हूँ। हाँ सर, क्योंकि हमने आर जो लिया है वो एटीएम के लिए लिया है। यहाँ देखो 1 पॉइंट कितना आएगा, उसमें भी अच्छा वही चीज है, ओल्ड और न्यू के हिसाब से। पहले 1 एटीएम एनटीपी में भी पहले 1 एटीएम प्रेशर लेते थे, अब 1 बार लेते हैं। सर ये डिवाइड हो जाएगा ना फिर सर ये 0.9। 24.7 ही आएगा। तो वो ऊपर चला जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24.7 आएगा। तो इसमें भी देखो 2 चीजें हो गई। इफ हमने प्रेशर लिया 1 बार, मतलब 1/0.1325 एटीएम, तो आंसर आता है कितना, 24.7 लीटर। लेकिन जब एनटीपी पुराना लिया जाता था, बात ये हुई है ना, आईयूपीएसी ने प्रेशर चेंज कर दिया है। उन्होंने बोला जहां जहां 1 एटीएम लेते थे वहां 1 बार ले लो, तो ये फर्क आ गया। एसटीपी में फर्क आ गया, एनटीपी में भी फर्क आ गया, दोनों में आ गया। सर लगभग सेम ही होता है ना, 1 बार 1 एटीएम ऑलमोस्ट। हाँ बिल्कुल सेम ही होता है, देखो लेकिन फर्क आ जाता है थोड़ा सा। 24.4 का 24.7 हो गया अभी, है ना, और वहाँ 22.4 का कितना है? गूगल पे 24.4 ही दिया हुआ है। अब वही चलता है, पुराना वाला ही चलता है सबका ही, लेकिन तो अभी हम लोग को बार को 1 मतलब 1 बार 1 एटीएम सेम ही लेना ना एग्जाम में? नहीं, एग्जाम में डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बच्चे, ऐसा नहीं है। कई बार इतने इंटीजर टाइप वगैरह के क्वेश्चंस में तो जरूरत पड़ जाएगा ये, बट एग्जाम में तुम अगर बड़ा क्वेश्चन दिया है तो डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाओ। सर अभी सीबीएसई वाले एग्जाम्स के लिए क्या वैल्यूज लेंगे? सीबीएसई वाले एग्जाम में कोई भी वैल्यू मेंशन करो, मैंने ये ली है, नहीं समझे अभी तक? सर या फिर आप पेपर पे लिख देना ना सर, एक पेज पे, फ्रंट पेज पे। नहीं ऐसा नहीं होता है सर, खाली बार या एटमॉस्फेयर तो बोल सकते हो। हाँ, बात ये मेरे लिखने से नहीं होगा ना, वो तो एक ट्रेंड चला आ रहा है, सीबीएसई वाले भी नहीं लिखते तो हम कैसे लिख दें? वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुमने मेंशन किया है कि नहीं, तुम सॉल्व कर रहे हो, तुमने क्या लिया ये बताओ एग्जामिनर को, ठीक है? अच्छा देखो इधर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है वो कि सवाल पे भी डिपेंड करता है कि किससे ज्यादा आसानी डिवाइड हो रहा है या वो। हाँ, वो जो वैल्यूज दी होती हैं उसको देख के समझ में आता है। देखो 1 एटीएम कितना होता है, इतने पास्कल होता है, ठीक है, ये पता है सबको? हाँ सर। हाँ, और 1 बार जो है वो कितना होता है, वो 10⁵ पास्कल होता है। ये तो डेफिनेशन बनाई हुई है नीचे वाली, ऊपर वाली सॉल्व करके आती है। ऊपर वाली कैसे सॉल्व होती है बताओ? एच रो जी से, है ना, बैरोमीटर से। तो अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी और एच जी का रो इंटू जी, तो सॉल्व करके कितना आएगा प्रेशर? 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। सबने सॉल्व किया ऐसे? ये तो पता है? किसी को इसमें डाउट है क्या कि ये 1 एटीएम कैसे आ जाता है इतना? P इक्वल टू एच रो जी से आता है। यहाँ पे ये जो हाइट चढ़ता है, कितनी चढ़ता है ये? 76 सेंटीमीटर मरकरी। यहाँ पे वैक्यूम है और बाहर का प्रेशर कितना है? 76 एटीएम। तो ये इसके जो है प्रेशर के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये P एटीएम, ये सॉल्व करके कितना आया? जो अननोन था हमारा वो आ गया 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, वहां सॉल्व किया। अच्छा बताओ 10⁵ पास्कल को कितना लिख सकते हैं? 1 बार। हाँ, यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन है? 1 एटीएम इक्वल टू 1.01325 बार। समझ गए? इसमें अब तो डाउट नहीं रहा। तो कौन सी बड़ी यूनिट है?
ATM is big unit than या bigger unit than, ज्यादा बड़ी नहीं है. और 1 ATM is 0.98 बार हाँ सर 1 by ना क्या चीज? सर 1 ATM is 0.98 बार 1 by वो हो जाएगा ना. नहीं, थोड़ा ध्यान से देखो उसमें. बार बड़ी यूनिट नहीं है, ATM बड़ी यूनिट है. ATM बड़ी यूनिट 1 बार होगा जो तुम बोल रही हो. हाँ 1 बार. 1 bar is 0.98 1. ATM. हाँ तो एक ही याद रखो, ज्यादा क्यों याद रखोगे? ये इतने याद रखो और उसके बाद इस तरीके से रिलेट कर लेना, ठीक है? अगर तुमको वो याद है तो वो एक ही याद रखो, फिर इसको रिलेट करो, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. बट ये ज्यादा यूज होता है इस तरीके से. कई बार प्रॉब्लम्स में वैल्यूज दी होती है. तो एटीएम इज बिग यूनिट. कभी कभी कंफ्यूजन हो ना तो याद रखो कि एटीएम बड़ी यूनिट होती है, ऐसे याद रखो ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए. मतलब एटीएम जो है वो एक से ज्यादा गुना है ना. 1.01 टाइम्स है बार का. इतना ही है इसमें. अच्छा आगे देखो. जैसे कई बार क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन हमें पता करना पड़ता है. तो क्या फॉर्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन का? अगर किसी मॉलिक्यूल में निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड, कैसे लिखोगे? मास ऑफ एलिमेंट present in 1 mole compound divided by molar mass of compound into 100. तो जैसे तुम्हें हाइड्रोजन का निकालना है, कितना आएगा? ये बाई मास होता है, मास परसेंटेज. कितना आएगा बोलो? कितना आएगा? सॉल्व करो. 11.11. Yes sir. 11.11. Yes sir. कंटिन्यू होगा 11.11 बार. हाँ. और अगर हमें निकालना हो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो कितना आएगा वो? 100 माइनस दिस वैल्यू, 88.9 कर सकते हैं. 89. यस. इस तरीके का. तो ये चीज याद रखनी, परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो पता होना चाहिए हमें कैसे निकाला जाता है. ये हो गया सबका? इसमें कोई दिक्कत नहीं? आगे आ जाओ. कई बार क्या होगा, हमें इम्प्योर सैंपल दिए होते हैं. जैसे हमें लिखा हुआ है 90% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट. तो अगर 90% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसमें कितनी इम्प्योरिटी है? 10% इम्प्योरिटी. आप तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन, कार्बन लिखा है ये, इन 90% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल. आप बताओ कैसे आंसर आएगा? प्योर सैंपल को एक्स अज्यूम करके. प्योर सैंपल को 100 ग्राम अज्यूम करके कर सकता है. करके बताओ आंसर क्या आएगा? सर 10.8. और कोई? सर हाँ सर वही आ रहा. वही आ रहा है ना.
हाँ सर। एक फॉर्मूला याद कर लो बस, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जो तुम सोच रहे हो उसी से फॉर्मूला बना है, बट फॉर्मूला यूज करना ज्यादा आसान है, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला एक्चुअली, बट आसान है। इससे कई सवाल लग जाते हैं हमारे, इस तरीके का है। अब बताओ, ये हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क, एलिमेंट प्योर कंपाउंड में कार्बन हाँ सर, इसी से किया। 12% होता है ना, यस सर। और परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, तो 10.8% आएगा ना आंसर। अच्छा, अब हमारे पास चीज क्या आती है, अगर कंपोजिशन दिए हों तो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को फार्मूला लिखना तो नहीं है ये? नो सर। हाँ देखो, क्वेश्चन क्या है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा लिखना है, चलो कुछ लोगों को लिखना है, उनको लिखने दो। अच्छा, मोलरिटी फॉर्मूला भी लिखाता हूँ। हो गया? कितने लोग का हो गया? तो एनसीईआरटी रीड आउट करना है, ज्यादा जेई का कुछ भी नहीं पढ़ना है बोर्ड्स के लिए, सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दिया है, जो तुम्हारे नोट्स में लिखाया मैंने। और जो चीजें स्किप करी हैं जेई बोल के, वो सिर्फ एनसीईआरटी में रीड आउट करना है उनको। तो उस दिन पैटर्न लिखाया था, पैटर्न तो बदल गया मतलब, सॉरी, जो उस दिन टॉपिक्स डिस्कस किए थे। अब देखो, परसेंटेज कंपोजिशन टू empirical formula, then molecular formula। टेबल वाला तरीका याद है सबको? यस, मोलरिटी टू मोलरिटी वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, बट फॉर्मूला लगाने से पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अच्छा देखो, इसमें एक तरीका ये है, पहले हम क्या बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। मान लो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिख लेते हैं, यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक रेशियो लिख लेते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं, फिर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखते हैं, होल नंबर रेशियो, और उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। मान लो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सबके परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। एक मिनट, एक और बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐसे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो है वो लिख लिया है यहाँ पे, जो भी दिया होगा, परसेंटेज बाय मास। मान लो इसका जो है 30 दिया है, इसका 10 दिया है, और इसका दिया है 60, इस तरीके से। फिर डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे। ये वाला तरीका कितने लोग को आता है बताओ पहले? सबको आता है? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड्स वगैरह में इस पे बहुत सवाल आते हैं। एक्चुअल जो एग्जाम होगा 11th का उसमें आएंगे, 12th का तो अपना अलग है, 11th का जो एग्जाम होता है कॉलेज एग्जाम्स, उसमें ये आता है। अच्छा, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं, फाइंड दी
simplest formula of a compound which contains calcium, carbon and nitrogen in the mass ratio of 20:12:14. लास्ट स्लाइड दिखाऊं? आंसर क्या आया? कैल्शियम साइनाइड आंसर आया है ना? गुड। बाकी लोग का आया? तो ऐसे सवाल को हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। अगर ये मास रेशियो है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो एटॉमिक रेशियो। यस, कैल्शियम साइनाइड। एटॉमिक रेशियो क्या होगा? ट्वेंटी डिवाइडेड बाई 40, 12 डिवाइडेड बाई 12, 14 डिवाइडेड बाई 14 कितना आएगा? 1/2 वर्सेस 1:1। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो बनाना है, कितना आएगा? मल्टीप्लाई 2 ऑन ऑल द 2 आएगा ना। मल्टीप्लाई 2 से करो कितना आएगा? 1:2:2। तो ये एटॉमिक रेशियो आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स आ गया। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स होल नंबर। तो इसको फॉर्मूले को कैसे लिख दोगे? C1 C2 N2 Ca Cn2। समझ गए? यस सर। तो देखो कहाँ पे गलत हुआ है तुमसे। हाँ भाई, कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है, 20 नहीं होता है। ओके, ये थोड़ा याद रखें। मोलर मास लेना, मास नंबर, मोलर मास, इसी से मोलर मास आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। हाँ, ग्रुप पे भेज देंगे। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। अच्छा, अब देखो, जैसे तुमसे पूछा गया सॉल्यूशन के बारे में, तो सॉल्यूशन क्या होता है बताओ? होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना। कितने लोग को पता है? ये सबको पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। कैसे बनता है सॉल्यूशन? क्या क्या चाहिए उसके लिए? इन जनरल सॉल्यूट क्या होता है? सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। और सॉल्वेंट क्या होता है? सब्सटेंस which is present in large amount. For example,
सर लार्ज अमाउंट नहीं, कम अमाउंट भी हो तो भी होता है ना हाँ इन सर। जनरल ऐसा है। 90% कंसंट्रेशन H2SO4। यस, इन जनरल ऐसा लिख दिया गया है कि समझना आसान हो जाए। ज्यादातर क्वेश्चंस भी वैसे होते हैं। अब जैसे कोई अगर लिक्विड है और कोई सॉल्ट उसमें डिजॉल्व होता है, जैसे नमक रखा हुआ है 1 किलो, है ना, और उस पर 1 बूंद पानी डालो तब भी सॉल्वेंट वाटर रहेगा। कौन रहेगा? वाटर। हाँ, क्योंकि पानी जो है वो सॉल्ट को डिजॉल्व करता है अपने अंदर, तो सारा तो सॉल्ट जो है वो तो घुलेगा नहीं, कुछ उसके अंदर डिजॉल्व होगा, लेकिन सॉल्वेंट वहां पे वाटर रहेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे 1 किलोग्राम का हमारा सॉल्यूशन बना, नहीं, सॉल्यूशन जो बना है वो किसका बना है। तो ये डिपेंड करता है सारा डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। तो इन जनरल याद रखो, इन जनरल क्या होता है, सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जैसे सॉल्ट इन वाटर। अब हमारे पास क्या है, 1 लीटर पानी है और उसमें हमने क्या किया, 20 ग्राम सॉल्ट डाला, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूट, और ये क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट। हाँ, सलाइन सॉल्यूशन, यस वेरी गुड, सलाइन सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन बन गया, वेरी गुड। आप अच्छा बताओ, अगर मुझे लिखना है मोलैरिटी तो कैसे आएगा, मोलैरिटी अगर फॉर्म डेफिनेशन लिखना है, क्या डेफिनेशन है बताओ। number of moles of solute in 1 liter of solution. 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये याद रखना है, नंबर ऑफ moles of solute dissolved in 1 liter of, ये सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन is called molarity of solution। इसको m से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, m से, डिनोटेड बाय m। डेरिवेशन ऑफ गैस लॉस तो है ही नहीं, डेरिवेशन किया ही नहीं गया है, लॉस तो डायरेक्ट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दिस, तो ये तो स्टेटमेंट्स हैं, तो उनका कोई डेरिवेशन तो होता नहीं है, तो डेरिवेशन ना उनका है ना पूछा जाएगा, ठीक है। कैपिटल एम, फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ moles of solute divided by volume of solution in liter। एक चीज तो ये हमें समझ में आनी चाहिए, नहीं सबसेल सेल कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ हाइजेनबर्ग तक आएगा। अब तुम्हारे सर पास एक बार पिछला स्लाइड दिखाओ ना। हाँ, अब अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम ml में दिया है तो उसको लीटर में हो गया सर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट करो। तो याद रखें, आवाज चली गई थी, वापस बोले ना। हाँ सर। मैंने बोला है कि भाई अगर वॉल्यूम ml में दिया है तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, वो 1000 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, गॉट इट। बहुत अच्छे, चलो आगे बढ़ो। समझ में आया?
हो गया? देखो क्वेश्चन देखो, टेन ग्राम ऑफ यस अभी बताऊंगा। 10 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 100 gram water if the density of final solution is 1.1 gram per ml, then find the molarity and molality of the solution. क्वेश्चन नोट कर लिया? सर मैंने आपको भेजा है सर। अच्छा, ये खुशी फॉर्मूला लिख दिया देखो, वेयर m मोलैरिटी है, d डेंसिटी सॉल्यूशन की है, m मोलैरिटी है और ये मोलर मास है। आया नहीं आंसर तुम्हारा? 2.5 मोलर। ओके सर गलत उसमें भेजा था मैंने, वो ज़ील एकेडमी के उसमें भेजा था। हाँ? अच्छा देखो, मोलैरिटी मोलालिटी रिलेशन, सर दूसरा भी भेज मोलैरिटी दिया। है। अच्छा, मोलैरिटी मोलैरिटी रिलेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का आंसर जो है ना, वो मोलैरिटी मोलैरिटी सेम आएगा पिछले सवाल में, देख लेना कैसे आएगा। अब देखो मोलैरिटी और मोलैरिटी का रिलेशन क्या है। In 1 liter of solution, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे बताओ? कितने होंगे? कैपिटल M, ये कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर मोलैरिटी M है तो ये समझ में आता है? प्रसन्ना तुमको ये आया समझ में? टू पॉइंट फाइव आएंगे दोनों, ठीक है कि नहीं आएंगे? 2.5 नहीं, कितने? 2.5 ही आएंगे। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सही है। अच्छा तो
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? तो मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कितना होगा? कितना होगा? आएगा? अभी दिखा रहा हूं। ये समझ में आ गया एम इक्वलिटी वीडी से? मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? मोलर मोल्स कितने? m मोल्स इनटू मोलर मास। ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। इसमें आएगा इन ग्राम्स, ग्राम्स में आएगा। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। मोल्स m है, 1000 d माइनस m इंटू मोलर मास है इंटू 1000। आ गया फॉर्मूला? डेरिवेशन जरूरत नहीं है, नो, इट इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन देखो। 1000 की मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 1 लीटर का है ना, ml में चेंज करो इसको। डेंसिटी ml में दी होती है, किसमें दी होती है? तो ml m इक्वल टू vd लगाओ। यस सर, हो गया। अब यहां देखो, सॉल्यूशन इसका दिखा रहा हूं। कितने मोल्स हैं 10 ग्राम NaOH में? 1/4 है। सॉल्यूशन का मास कितना आएगा बताओ? बताओ। तो वॉल्यूम कितना आएगा? डेंसिटी कितनी है? 100 ml आएगा? यस सर। तो मोलरिटी कितनी आएगी? 1/4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000। सर 10/4। 2.5। यस। अब मोलरिटी निकालो। यस, यूज कर सकते हैं। मोलरिटी निकालो, कितनी आएगी? मोल्स तो 1/4 ही है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? आंसर कितना आएगा? सही है? सबको समझ में आ गया? नोट करो। इस फॉर्मूले को यूज करना है, इसको भी यूज कर सकते हो। ये ऐसे सवालों में यूज किया जाता है जहां पे कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो। यहाँ पे तो आसान है, डायरेक्ट कर सकते हो, आएगा उतना ही। इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास ही दिया है, तो फॉर्मूला लगाएंगे ना डायरेक्ट। सॉल्वेंट का मास नहीं दिया होता है, निकालना होता है जब, तो इसको यूज करते नीचे वाले फॉर्मूले को। उसमें वॉल्यूम वगैरह दिया होना चाहिए। डायरेक्ट तो किया है। डायरेक्ट, इससे डायरेक्ट क्या होगा? ये डायरेक्ट मेथड तो है, इट्स वेरी डायरेक्ट, इट्स वेरी डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, बिकॉज वी हैव गिवन द मास। तो मास फॉर्मूले में डालो, आंसर आ गया। बहुत डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चे ये। सर 2.27 आ रहा। क्या चीज? मोलैरिटी। क्यों? 2.5 तो मैंने सॉल्व किया है। सर मोलैलिटी वो भी मैंने सॉल्व किया है। 2.5 आया, ऊपर देखो। तुमने यहाँ कितना लिया? सर एक में 11/4 आ रहा है सर। कैसे? कैसे आएगा? सर आप ही देखिए ना, वो इसने डेंसिटी दिया है तो 100
अच्छा तो मास 110 हो अच्छा गया। सर, मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे होता है। ओके सर, सॉरी मेरे से भी वही गलती हो गया। समझ गए ना सारे लोग? मास ऑफ थोड़ा सा सॉल्यूशन ले लिया था। हाँ सॉल्वेंट लेना है ना, ध्यान रखना, इसलिए तो ये सवाल दिया था, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर भूल गए होगे। ओके, सबको समझ में आ गया? ये फॉर्मूला यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये उन जगहों पे लगाते हैं जहाँ पे सॉल्वेंट का मास अलग से दिया नहीं होता है। यहाँ पे तो खुलेआम दिया हुआ है 100 ग्राम। ओके, सर तो उसमें वहाँ तो पे अज्यूम करके भी कर सकते हैं ना कि इसमें जैसे सिर्फ इसमें मोलैरिटी दे दी और मोलैरिटी पूछ ली उसने और assume कंपाउंड कर दे दिया। सकते हो। हाँ, हाँ उसमें एजम्पशन कर सकते हो अपने हिसाब से, बट 1 लीटर ज्यादा सही रहता है मानना। हमेशा मानना है तुम्हें 1 लीटर सोल्यूशन, 1000 ml सोल्यूशन। ओके, हाँ सर। उसमें जो मोलरिटी होगी वही मोल्स बन जाएंगे। मान लो दिया है 2 मोलर, इसका मतलब क्या है 1000 ml में कितने मोल हैं? 2 मोल। एजम्पशन करके पूरा सॉल्व करो, या फिर फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लो, ये वाला, ये जो फॉर्मूला निकाला है अभी, ये फॉर्मूला। तो ये स्लाइड्स में शेयर करता हूँ ग्रुप पे। हाँ चलो, यही सब आएगा एग्जाम में, ज्यादा कुछ नहीं आएगा। गैसियस का पार्ट मैंने ज्यादा नहीं रखा है, मोल कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर ज्यादा रखा है। सर गैस ज्यादा रख दिया सर, वो तो अच्छा है बहुत। सर क्वेश्चंस जून का बैच से का नहीं प्रैक्टिस हुआ। करें। सिर्फ एनसीईआरटी लगाना है पीछे के सवाल। ओके सर। चलो, इसके बाद क्लास है ना तुम्हारी अभी? यस सर। चलो चलो बाय, मैं अभी शेयर करता हूँ, इसमें देख लेना जिसका छूट गया।